नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अपन विज्ञान का मॉडल पेपर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और 6 मॉडल पेपर पहले अपलोड किए जा चुके हैं। उसके जस्ट बाद जो है वो आपका नया सिलेबस रीट का जारी हो गया था। उस वजह से नया सिलेबस में आपको करवाने में लग गया और सारा का सारा नया सिलेबस साथियों आपको 1 महीने से भी कम समय में मैंने करवा दिया है। लगभग 13 जनवरी से साथियों मैंने स्टार्ट कर दिया था। 11 जनवरी को आपका नया सिलेबस आया और 13 जनवरी से स्टार्ट किया और आपका जो है कल आपकी जो 6 फरवरी यानी शनिवार 6 फरवरी को मैंने आपका पूरा सिलेबस जो है वो साथियों करवा दिया। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सारा का सारा मैटर आप देख सकते हो। साइंस के जो नए टॉपिक्स हैं उसका अगर पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हो टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए, वहाँ पर उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पहले इस टेस्ट को ज़रूर कीजिएगा। टेस्ट को करने के बाद आप लोग डिसाइड करना कि आपको वो पीडीएफ लेनी है नहीं लेनी है, और साथियों डिसाइड कीजिएगा कि ये चैनल आपके काम का है या नहीं। ठीक है, विज्ञान की मॉडल पेपर सीरीज ऐसी कोई भी कोचिंग ऐसी सीरीज नहीं चलाएगी, ये निश्चित तौर पे निश्चित बात है। बिल्कुल रीट के पैटर्न के हिसाब से बिल्कुल स्तर के अनुसार है और राजस्थान बोर्ड की जो किताबें उनसे वास्तविक रूप से प्रश्न उठाए गए साथियों। ठीक है, उन्हीं किताबों के ये प्रश्न हैं और शुरू कर लेते हैं साथियों। बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग नए टॉपिक्स के प्रश्न भी ऐड किए गए हैं। पहला आपके सामने प्रश्न है कि निम्न में से किस विधि द्वारा सजीवों में जनन क्रिया होती है? लैंगिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा, कायिक जनन द्वारा या उपयुक्त सभी। तो देखिए साथियों, सजीवों में लैंगिक जनन हो, अलैंगिक जनन हो, आपका कायिक जनन हो, ये सारी चीजें होती हैं, तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। देखिए, लैंगिक जनन जिसमें निषेचन की क्रिया शरीर के अंदर होती है, और अलैंगिक जनन जिसमें निषेचन की क्रिया बाहर होती है, बाहरी निषेचन होता है इसमें। और कायिक जनन में शरीर का कोई भी हिस्सा, अगर जैसे ये किसी कोई जीव है, इसका कोई भी हिस्सा अगर टूट करके यहाँ आ गया तो ये भी बाद में परिवर्तित होकर के बड़ा जीव बन जाता है, पूरा जीव बन जाता है। जैसे हाइड्रा, ठीक है, आपका अमीबा, अमीबा को अमर जीव भी बोला जाता है। क्यों अमर बोला जाता है? क्योंकि इसका कोई टुकड़ा जो है वो भी अगर अलग हो गया तो वो भी एक पूरे जीव के रूप में ढल जाता है ना। तो इसको अमर जीव भी कहते हैं आपके अमीबा को, ये भी ध्यान में रखना। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कवक गेहूं पर परजीवी के रूप में पाया जाता है? पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई या स्केलरो स्पोरा ग्रामिनिकोला, 3 है यूलोथ्रिक्स और 4 है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो देखिए साथियों, गेहूं पर परजीवी के रूप में पाया जाने वाला कवक कौन सा है ये आपको बताना है। तो साथियों देखिए, यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर आपका साथियों रहेगा। पक्सिनिया ग्रेमिनिस टिट्रिसाई को वैसे देसी भाषा में काला कीट रोग भी काला कीट रोग, हाँ, काला कीट रोग भी इसको जो वो कहा जाता है। और जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला है ये बाजरे पर होता है साथियों। ये वाला रोग जो वो बाजरे पर होता है, और बाजरे पर ये जो रोग होता है इसको अपन जोगण रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोगण रोग भी साथियों इसको राजस्थान में बोला जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और यूलोथ्रिक्स जो है वो एक यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय शैवाल, आप सब लोग जानते हो। यूलोथ्रिक्स जो है वो क्या आपका यूकेरियोटिक है, यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय शैवाल, यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय शैवाल है साथियों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, तो इसको तो आप सब लोग जानते ही हो। ये जो है वो विटामिन B12 तैयार करने में काम में आने वाला क्या है, एक बैक्टीरिया है, यानी कि जीवाणु ये है, ठीक है। तो ये साथियों मेरे हिसाब से बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। चलिए 2 प्रश्न हो गए हैं, दोनों उम्मीद करता हूँ सही हुए होंगे। टेस्ट होने के बाद बताइएगा कि 30 में से आपके कितने नंबर आए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका प्रश्न है, लंबाई में सबसे लंबा पेड़ है? सिकोया डेड्रोन गिगेंटियम, 2 यूकेलिप्टस, 3 वुल्फिया और 4 जर्मन शेरमन। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रश्न है आपके 30 प्रश्न, इसमें बिल्कुल जो परीक्षा की पद्धति, जैसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं उसी प्रकार से लिए गए हैं। इसमें बायो के भी आपके प्रश्न, इसमें आपके केमिस्ट्री के भी प्रश्न, इसमें आपके फिजिक्स के भी प्रश्न, इसमें आपके साइंस टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी और सौरमंडल के भी प्रश्न, इसमें आपके टीचिंग मेथड्स के, कृषि प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण, सबके प्रश्न मिक्स किए गए। यानी पूरे सिलेबस में से आपका ये पेपर तैयार
तैयार किया गया है और इसी प्रकार के पेपर सीरीज एग्जाम तक मैं आपको दूंगा साथियों। साइंस की बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइंस के लिए सबसे बढ़िया मैटर आपको यहाँ मिलेगा, निश्चित तौर पर आप कहीं पर भी देख सकते हैं जा करके। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बहरहाल वो क्या होगा, आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही होगा, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस अपन जानते हैं, यूकेलिप्टस को अपन हिंदी भाषा में सफ़ेद एक प्रकार से क्या बोलते हैं, सफ़ेदा साथियों बोलते हैं। सफ़ेदा भी इसको बोला जाता है यूकेलिप्टस, क्योंकि इसकी जो पेड़ी है, ठीक है, तना जो है वो क्या सफ़ेद होता है, इसलिए अपन इसको सफ़ेदा भी बोलते हैं। और ये यूकेलिप्टस नाम से जाना जाता है, ठीक है, और सबसे लंबा पेड़ होता है। वहीं सिकोया डेड्रोन जो है साथियों, मोटाई में सबसे लंबा पेड़, या फिर अपन बोलें कि सबसे बड़ा पेड़। बड़ा पेड़ किसमें, मोटाई में, ठीक है, इसकी मोटाई बहुत ज़्यादा होती है। तो सिकोया डेड्रोन गिगेंटियम जो है वो, उसको अपन एक प्रकार से इसका दूसरा नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको जर्मन शेरमन भी बोलते हैं। जर्मन शेरमन भी साथियों इसको बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। जर्मन शेरमन जो वो सिकोया डेड्रोन गिगेंटियम को ही बोला जाता है, जो कि मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ है। वहीं बात करूँ वुल्फिया, सब लोग जानते हैं सबसे छोटा पुष्प। सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, आपका सबसे छोटा पुष्प जो है वो वुल्फिया है। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है और आ भी सकता है और किताब में दिया हुआ है। वहीं अगर बात करें अपन जर्मन शेरमन की, तो जर्मन शेरमन तो इसी का नाम हो गया। ठीक है साथियों, उम्मीद है बहुत अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका प्रश्न है, किस कोशिकांग में ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। किस कोशिकांग में ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। लवक में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में। देखिए साथियों, कोशिकांग में सबसे पावरफुल जो कोशिकांग है, एक प्रकार से केंद्रक को अपन मानते हैं, लेकिन पावरफुल की बात की जाए तो वो माइटोकॉन्ड्रिया होगा। पावर हाउस उसको बोला जाता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में पिछली बार 2018 में प्रश्न पूछा गया था कि क्रिस्टी किस में पाई जाती है, तो क्रिस्टी कहाँ पे पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है निश्चित रूप से। और क्रिस्टी पर ही साथियों जो है, क्रिस्टी की सतह पर, इसकी सतह पर ही कौन पाया जाता है, आपका ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। क्रिस्टी की सतह पे कौन क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे उत्तर क्या होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रिया साथियों यहाँ पे उत्तर होगा। अगर मैं बोल दूं कि ऑप्शन में आपको क्रिस्टी भी दे देता, सीधा सीधा ऑप्शन, तो किस कोशिकांग में, तो फिर भी माइटोकॉन्ड्रिया ही होता, क्योंकि साथियों कोशिकांग पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 बिल्कुल सही उत्तर आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बंध्यता व पक्षाघात जैसे रोग होते हैं। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन एच। ठीक है, विटामिन एच को बायोटीन कहा जाता है, सब लोग जानते हैं, ध्यान में रखिएगा अगर याद नहीं है तो। विटामिन एच को बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है। और किसकी कमी से बंध्यता या पक्षाघात जैसे रोग हो जाते हैं साथियों, तो वो है आपका विटामिन ई। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न अपना छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सी रक्त वाहिनियां रुधिर को अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं। धमनी, शिरा, उपरोक्त दोनों, या केशिकाओं द्वारा। तो देखिए साथियों कि कौन सी ऐसी रक्त वाहिनियां हैं जो रुधिर को, ब्लड को अंगों से हृदय की तरफ लेकर के जाती हैं, तो वो आपकी साथियों कौन सी है। निश्चित तौर पे सही आंसर होगा यहाँ पे शिराएं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर साथियों इसका रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे धमनियाँ जो होती हैं वो क्या करती हैं कि आपकी हृदय से अंगों की तरफ लेकर के जाती हैं, और शिराएं जो हैं वो आपकी रुधिर को अंगों से हृदय की ओर लेकर के आती हैं। तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। सातवां आपका प्रश्न है कि एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रही है। इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। ये कार्य वाला बिल्कुल नए टॉपिक से ये प्रश्न लिया गया है साथियों। बताइए इसका आंसर क्या होगा। 100 जूल होगा, 86.2 जूल होगा, ठीक है, या आपका 86.6 जूल होगा, या 76.8 जूल होगा। क्या इसका उत्तर होगा साथियों, कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पे उत्तर क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन अपन करते हैं, बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा सॉल्यूशन है कि 5 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है। इसका मतलब बल तो कितना, आपका F बराबर है 5 न्यूटन। और अपन जानते हैं कार्य का सूत्र क्या होता है, अपना सूत्र होता है FS कोस थीटा, FS कोस थीटा, ठीक है, और थीटा का मान है 30 डिग्री। ठीक है, ये इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूँ कि मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु किसी समतल पे रखी है और इसके ऊपर एक आदमी इस प्रकार से ये खड़ा है, और इस आदमी ने जो है यहाँ से इस
इस वस्तु को इस प्रकार रस्सी से ये आदमी जो वो खींच रहा है। तो ये जो कोण बना है ये 30 डिग्री का यहाँ पे दिया गया साथियों। तो कोण आपका कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है, ठीक है। और विस्थापन कितने, दूरी कितनी दे रखी है? एक प्रकार से 20 मीटर का विस्थापन दे रखा है, यानी एस यहाँ पे कितना है? 20 मीटर है आपका। तो कार्य कितना हो जाएगा? डब्लू बराबर हो जाएगा एफ कितना है? 5 और एस कितना है? 20 है। और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है साथियों? बताइएगा ज़रा। कोस 30 डिग्री का मान होता है साथियों आपका √3/2। तो देखिए करेंगे 5 गुणा 20 गुणा √3/2, 2 पंजो आपका 2 दाई 10, सॉरी 10 दूनी कितने होंगे? 20 और 10 पंजे 50, 50 को गुणा करेंगे √3 से तो कितना आएगा? देखिए √3 का मान कितना होता है आपका? √3 का जो मान होगा आपका वो हो जाएगा साथियों, यहाँ पे ये जो √3 के मान है ये आपको अगर पता है तो देखिए बहुत अच्छी बात है, काफ़ी जो है वो काम में ये चीज़ें आती हैं। तो √3 का जो मान होता है साथियों वो आपका होता है, √3 का वो होता है आपका 1.732 जो है √3 का मान होता है। तो इससे अगर इसको मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे इसका आंसर आपका आएगा साथियों, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा इसका 86.6 जूल। इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, 86.6 जूल इसका आंसर जो है वो साथियों आएगा। उम्मीद है साथियों बहुत अच्छे से ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न था, बहुत आसानी से किया जा सकता है, ठीक है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा 8वां आपका प्रश्न है, यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा आपका निश्चित तौर पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखिए 86.6 जूल, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां आपका प्रश्न है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु की स्थिति को फोकस तथा ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब की स्थिति के लिए सही विकल्प क्या है? आभासी व सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब, दूसरा वास्तविक उल्टा तथा बहुत छोटा प्रतिबिंब, 3 आभासी उल्टा तथा बहुत छोटा प्रतिबिंब, या 4 वास्तविक व उल्टा तथा बहुत बड़ा प्रतिबिंब। एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आभासी जो है, आभासी शब्द के साथ हमेशा सीधा ही आएगा। आभासी और सीधा दोनों एक साथ रहेंगे, जिस भी ऑप्शन में दोनों एक साथ नहीं है वो ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। और वास्तविक के साथ हमेशा साथियों क्या रहेगा? वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा शब्द लगा रहेगा, दोनों एक साथ नहीं है तो वो कथन आपका वो ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आभासी उल्टा तीसरे में तो गलत होगा। और अगर बात करें बाकी तो सारे ठीक लग रहे हैं अपने को। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो चीज़ अपने को पता होनी चाहिए कि देखिए वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में है, ठीक है। फोकस और ध्रुव के बीच में है तो निश्चित रूप से प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा तथा सीधा बनेगा बिल्कुल, और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब इसका बनता है। ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां आपका प्रश्न है कि 1 मिली एम्पियर में निम्न में से किसके बराबर है? 1/10,000 एम्पियर, या 1 आपके एम्पियर इतने एम्पियर हैं, या 3 है 1/1000 एम्पियर, या 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए साथियों इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, और अपन जानते हैं कि 1 मिली एम्पियर जो है, 1 मिली एम्पियर जो है वो किसके बराबर होता है आपका? 10 की घात जो है 10 की घात -3 एम्पियर के बराबर होगा। 10 की घात 1 मिली एम्पियर जो है वो 10 की घात -3 एम्पियर के बराबर होता है। तो 10 की घात 3 को अपन 1/1000 भी आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो वो इसका उत्तर सही हो जाएगा। और 1 माइक्रो एम्पियर की अगर बात कर ली जाती तो वो हो जाता साथियों 10 की घात -6 एम्पियर के बराबर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। साथियों अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला तापमापी का प्रास है। प्रयोगशाला तापमापी -10 डिग्री से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, या दूसरा ऑप्शन 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या तीसरा ऑप्शन -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या चौथा ऑप्शन 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा साथियों बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे होगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा। देखिए साथियों काफ़ी लोगों ने बोला कि सर ये 100 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री से लेकर के 110 डिग्री किताब में दे रखा। देखिए माइनस साथ में रहेगा, -10 डिग्री से रहेगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। हमारे स्कूल में भी ये रखी हुई है तापमापी, उसमें मैंने देखा है, बिल्कुल सही है। -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही इसका ताप का ह्रास होता है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। अगला आपका प्रश्न है कि एक बस पूर्व दिशा में गतिमान है, यह 4 घंटे में 200 किलोमीटर चलती है,
बस का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए समय यहाँ पे दिया गया है अपने को, कितना दे रखा है, समय जो है वो आपको 4 घंटे का दिया गया है। और आपको एक प्रकार से दूरी या विस्थापन अपन बोल दें, उसको दूरी या विस्थापन अगर बोल दें, क्योंकि एक दिशा में जा रहा है तो दूरी नहीं बोलेंगे अपन, विस्थापन बोलेंगे, ठीक है। एक एक निश्चित दिशा में यहाँ जाया जा रहा है, इसलिए दूरी न बोल करके क्या बोलेंगे, विस्थापन। तो यहाँ पे साथियों विस्थापन कितना दिया हुआ है, विस्थापन दिया हुआ है आपको 200 किलोमीटर का। अब देखिए साथियों आपका वेग का सूत्र क्या होता है, बड़ा सिंपल होता है। वेग का सूत्र होता है आपका विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय होगा तो विस्थापन बटा समय का मतलब आपका हो गया 200 बटा 4, और 200 बटा 4 का मतलब हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे वेग की बात की जा रही है तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सब लोग ऑप्शन नंबर 1 टिक करके आ जाएंगे और 1 नंबर कटवा लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। देखिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व दिशा में, यहाँ पे दिशाएं दे रखी हैं साथ में, तो अपने को भाई गाड़ी जो बस है वो पूर्व दिशा में पहले से गतिमान है, तो पूर्व दिशा वाला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सिंपल प्रश्न भी काफ़ी लोग गलत कर देते हैं, ध्यान में रखिएगा, ऐसे प्रश्न भी आते हैं। 12वां आपका प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, या तीसरा ऑप्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या 4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। साथियों आपकी विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। रासायनिक विरंजक चूर्ण का रासायनिक जो नाम है वो आपका हुआ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। इसका रासायनिक सूत्र लिखना चाहूँ तो कैल्शियम Ca, ऑक्सी के लिए ऑक्सीजन और क्लोराइड के Cl आ जाएगा, CaOCl2। ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का जो वो रासायनिक सूत्र हो जाएगा, और इसको विरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है। विरंजक यानी कि रंग को उड़ाने वाला, ठीक है। तो इसका उपयोग एक प्रकार से जो अपने कपड़ों से रंग उतारने के लिए आदि जो कार्य करते हैं वो लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे 2 आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। 13वां आपका प्रश्न है, मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन पुंछ होती है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, परिवर्तनशील या किसी भी तरफ। तो देखिए साथियों मिसेल निर्माण में हाइड्रोकार्बन की जो पूंछ होती है वो आपकी होगी अंदर की तरफ। कहाँ होगी? अंदर की तरफ होगी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अंदर की तरफ होगी। जो हाइड्रोकार्बन की जो पूंछ होती है साथियों वो जल विरोधी होती है। क्या होती है आपकी? जल विरोधी आपकी होती है, इसलिए वो जल की तरफ मुंह उसका नहीं होता, बल्कि किस तरफ होता है? गंदगी की तरफ होता है, अंदर की तरफ उसका मुंह होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर आपका रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि ISDN का पूर्ण रूप लिखिए। इंटीग्रेटेड सर्वर डिजिटल नेटवर्क, दूसरा है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, या तीसरा ऑप्शन इमरजेंसी सर्विस डिजिटल नेटवर्क, या चौथा ऑप्शन इमरजेंसी सर्वर डिजिटल नेटवर्क। तो देखिए कौन सा यहाँ पे आपका ऑप्शन सही रहेगा। यहाँ पे जो करेक्ट उत्तर है साथियों वो आपका इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सटीक उत्तर इसका रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, तारे गति करते हैं उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, या पूर्व से पश्चिम, या पश्चिम से पूर्व। तो देखिए साथियों जो तारे होते हैं, सूर्य जो है, सूर्य भी क्या एक प्रकार का साथियों तारा ही है, और सूर्य की गति किधर होती है? सूर्य की गति साथियों पूर्व से पश्चिम की ओर होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है वो रहेगा। सूर्य के एक प्रकार का तारा है, और तारे की गति किधर होती है? पूरब से आपकी पश्चिम की तरफ जो वो गति किसकी होती है? आपके तारों की गति होती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, या 4 होते हैं, या ऑक्सीजन का कोई समस्थानिक ही नहीं होता? तो देखिए साथियों यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन के टोटल 3 समस्थानिक होते हैं। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होंगे? 3 समस्थानिक होंगे। तो ऑप्शन 2 तो सही है बिल्कुल। 3 समस्थानिक कौन कौन से होंगे? एक तो आपका O16 होता है, एक आपका O17 होता है, और एक आपका O18 होता है। ठीक है, ये 3 आपके समस्थानिक होते हैं ऑक्सीजन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां आपका प्रश्न है कि तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? जो तेल का नमूना होता है उसको लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या हाइड्रोजन। तो यहाँ पे साथियों आपका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस का इसमें उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया सा सही उत्तर रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान में रखिएगा इन प्रश्नों को, बिल्कुल सारे के सारे प्रश्न आपकी किताबों से तैयार किए गए हैं, तो प्रश्न बन सकते हैं ये, ठीक है। 18वां आपका प्रश्न है कि गेहूं के दानों को पीसकर छोटे आकार में बदलना किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, या 2 व 3 दोनों है? तो देखिए साथियों, गेहूं के दानों को पीस कर अपन ने क्या कर लिया? छोटे आकार में बदल लिया, एक प्रकार से दलिया जिसको बोल देते हैं उसमें बदल लिया। लेकिन साथियों एक प्रकार से उस गेहूं के आकार में सिर्फ परिवर्तन हुआ है। यहाँ पे किसमें परिवर्तन हुआ? सिर्फ आकार में परिवर्तन हुआ है। और आकार में, सिर्फ आकार में किसमें परिवर्तन होगा? रासायनिक गुणों में थोड़ी हुआ है, सिर्फ आकार में परिवर्तन हुआ है। इसलिए इस परिवर्तन को बोलेंगे अपन भौतिक परिवर्तन, ठीक है। क्या बोलेंगे साथियों? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। आपका जो रासायनिक परिवर्तन है उसी को अपन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन भी बोलते हैं, और भौतिक परिवर्तन को अपन उत्क्रमणीय परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में होना चाहिए कि आपका भौतिक परिवर्तन जो उत्क्रमणीय परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन का अंतिम अवशेष क्या कहलाता है? पैराफिन, मोम, डामर, पेट्रोलियम कोलतार, या 2 व 3 दोनों? तो देखिए साथियों यहाँ पे जो उत्तर होगा वो होगा आपका, देखिए पैराफिन मोम जो वो अंतिम उत्पाद नहीं है। आपका जो डामर है, डामर को ही अपन पेट्रोलियम कोलतार बोल देते हैं। तो पेट्रोलियम कोलतार और डामर एक ही बात है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही रहेगा, 2 व 3 दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है कि पीएच स्केल में पी का क्या अर्थ है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पुंसास, प्रोटीन, पावर, या आपका उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे देखिए साथियों, जो आपका पीएच स्केल है उसमें जो पी है उस शब्द का अर्थ एक प्रकार से पुंसांश इसका अर्थ होगा। इसका अर्थ क्या है? ठीक है, पुंसांश का अर्थ जो वो क्या होगा आपका? ये एक साथियों सबसे पहले बताना चाहूँगी, जर्मन भाषा का शब्द है। कक्षा 10 की पुस्तक में ये मैटर दिया गया है साथियों, जर्मन भाषा का शब्द है ये, ठीक है। और इसका अर्थ क्या है साथियों? इसका अर्थ मैं अगर आपको बताऊं तो इसका अर्थ है शक्ति। जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? शक्ति है। तो पी का अर्थ क्या है? पुंसांश से है, जो कि एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है शक्ति, ठीक है साथियों। तो ये है आपका पीएच स्केल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 बिल्कुल सही उत्तर इसका हो जाएगा। चलिए 21वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? बिना ऑप्शन पढ़े भी आप बता सकते हो अगर आपने मेरे द्वारा बताए गए ट्रिक्स वाले वीडियो अगर देखें। बहुत ज़बरदस्त ट्रिक्स बताई हैं साथियों। 18 की 18 फसलें जो आपके दे रखी हैं राजस्थान बोर्ड की 8वीं क्लास की किताब में, कृषि प्रबंधन वाले पाठ में, वो सारे का सारा मैटर एक बिल्कुल 18 के 18 एक ही बार में याद हो जाएं, इस प्रकार से मैंने पढ़ाया है। वीडियो का लिंक आपको रीड 2021 साइंस न्यू टॉपिक्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें उस वीडियो का लिंक तीसरे या चौथे नंबर पर वो वीडियो मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, सारी फसलें याद हो जाएंगी। तो सोयाबीन के लिए बोला जाता है, मैंने क्या बोला कि सोयाबीन और संतरा कहाँ पे लगते हैं? झाड़ पे लगते हैं। झाड़ यानी झालावाड़, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका उत्तर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है 22वां प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से द्विकोरकी एवं अरीय सममित जीव कौन सा है? हाइड्रा, टीनिया, वुचेरिया, या नेरिस? तो द्विकोरकी और अरीय सममित जीव कौन सा है? तो वो आपको बताना है साथियों। अरीय सममित जीव और द्विकोरकी जीव, यहाँ पे आपका उत्तर जो रहेगा वो रहेगा टीनिया, ठीक है। टीनिया रहेगा इसका सही आंसर। और साथियों इसमें जो टीनिया होता है, जो जीव होता है, वो द्विकोरकी और अरीय सममित जो है वो होता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए ये सारे के सारे जीव एनिमेलिया जो जगत है, अपन ने जो पंच जगत प्रणाली पढ़ी है उसमें एनिमेलिया जो जगत है साथियों, उसमें आपके नॉन कोर और कोर डेटा 2 प्रकार के, ठीक है। तो ये आपके नॉन कोर डेटा के, नॉन कोर डेटा, ठीक है, नॉन कोर डेटा के, यानी कि एक प्रकार से अपन बात करें तो कोर डेटा इनमें नहीं पाई जाती, यानी कि एक प्रकार से अपन देखें तो रीढ़ की हड्डी नहीं होती, सीधी सी भाषा में बोलूँ मैं तो ये जो है इसमें भी नॉन कोर डेटा में भी अपन ने 5 वर्ग या 5 समूह पढ़े, जैसे पोरीफेरा आपका हो गया, एक निडेरिया हो गया आपका, एक प्लेटी हेलमेंथीज हो गया आपका, एक एसके हेलमेंथीज था, एक एनेलिडा था, ठीक है। तो नेरिस जो है वो तो एनेलिडा में है आपके, ठीक है। वहीं बुचेरिया की इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूँ कि एनेलिडा में ये पाया जाएगा, जो कि नॉन कोर डेटा में, ठीक है, एनेलिडा समूह का है। इसके अलावा बुचेरिया जो वो एसके हेलमेंथीज का है, एसके हेलमिंथीज का ये होगा। इसके अलावा बात करें अपन
आपके टीनिया की, तो टीनिया जो है वो प्लेटी हेलमिंथीज में पाया जाएगा, प्लेटी हेलमिंथीज, ठीक है। और इनका जो एक प्रकार से अपन शारीरिक बनावट देखें तो द्विकोर की और अरीय सम्मित होती है। हाइड्रा जो वो निडेरिया समूह में आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगा? निडेरिया में आ जाएगा, ठीक है साथियों। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप समझे होंगे इन चीज़ों को। और ये सारे के सारे क्या है? नॉन कोर्डेटा समूह में आएंगे, ठीक है। और नॉन कोर्डेटा किसका भाग है? एनीमिलिया जगत के दो भाग हैं, नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा, ठीक है। नॉन कोर्डेटा में सारे के सारे आपके पाए जाएंगे। इसमें 4 तो आपके सामने, एक आपका पोरीफेरा भी होता है, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 23वां आपका प्रश्न कि उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? माउंट आबू सिरोही, दर्रा कोटा, जवाहर सागर कोटा या सीता माता प्रतापगढ़? तो सीधा सा उत्तर है साथियों इसका, सीता माता प्रतापगढ़ का जो अभ्यारण्य है वो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर बात करूं मैं माउंट आबू सिरोही के, तो ये जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध आपका माउंट आबू, जो कि सिरोही जिले में है। तो वहाँ का जो अभ्यारण्य है वो जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। दर्रा कोटा ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बघेरे के लिए प्रसिद्ध है, बघेरा के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर बात करें अपन जवाहर सागर की, तो ये घड़ियाल के लिए साथियों प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियाल के लिए साथियों ये आपके प्रसिद्ध है, ठीक है। और सीता माता जो अभ्यारण्य आपका, ये आपके उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये चीज़ें लिख लीजिएगा अगर आपको पता नहीं है, बाकी मैंने पढ़ा सब कुछ दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर आपका रहेगा। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है। 24वां आपका प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पादनों के अंतर्गत नहीं आता? उत्पादनों के अंतर्गत नहीं आता है, सॉरी, उत्पादनों के अंतर्गत आता है वैज्ञानिक नियम, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, परिकल्पना बनाना, प्रयोग करना। तो देखिए साथियों यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक नियम जो है वो विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। भाई वैज्ञानिक नियम ऐसा तो नहीं है कि सीधा सीधा बन गया, उसके लिए काफ़ी सारे शोध होते हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स होते हैं। उसके बाद में वैज्ञानिक नियम, एक नियम बनाया जाता है, एक रूल दिया जाता है, तथ्य दिया जाता है, सार्वभौमिक जो होता है तथ्य, ठीक है, सत्य होता है बिल्कुल, तो वो होता है वैज्ञानिक नियम। तो वो एक प्रकार का विज्ञान का क्या है? उत्पाद है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। 25वां प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षण में दृश्य सर्वे सामग्री के प्रयोग में निम्न में से क्या प्रमुख समस्या है? 1 आर्थिक खर्च, 2 बिजली का उपलब्ध न होना, 3 अध्यापकों के प्रशिक्षण में कमी, या 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका 4 ही सही होगा। देखिए सारी चीज़ें, सारी समस्याएं हैं। दृश्य सर्वे सामग्री के लिए देखिए एक बिजली उपलब्ध होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी स्कूल की बताना चाहूँगा कि मैं जब 2018 में 24 दिसंबर 2018 को मैंने ज्वाइन किया था, और उससे लगभग 1 वर्ष पूर्व ही हमारे विद्यालय में जो बिजली आई थी, वो भी चुनावों की वजह से। तो ये भी समस्या रही है। प्रशिक्षण जो है उसकी भी वास्तविकता में देखें तो भाई प्रत्येक व्यक्ति जो है वो डिजिटल चीज़ों का उपयोग नहीं कर सकता, तो प्रशिक्षण की भी कमी रही। और आर्थिक खर्च भी इससे थोड़ा सा सरकार को ज़्यादा वहन करता, तो ये भी समस्या है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर आपका रहेगा। 26वां प्रश्न है कि छोटी कक्षाओं में विज्ञान की निरस्ता को दूर करने के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि है? आगमन विधि, खेल विधि। तो देखिए छोटी कक्षाओं की बात की गई है, तो सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खेल विधि। 27वां प्रश्न साथियों, शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग किस विधि का होता है? प्रदर्शन विधि का, प्रयोगशाला विधि का, योजना विधि का, या व्याख्यान विधि का? तो शिक्षण में जो सर्वाधिक उपयोग जो है, सबसे अधिक उपयोग जो वो हो रहा है जो वर्तमान में, वो व्याख्यान विधि ही है। सब लोग बोलते हैं कि इस विधि से पढ़ाना चाहिए, लेकिन पढ़ाता कोई नहीं है, सब लोग व्याख्यान विधि से ही पढ़ा रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। 28वां आपका प्रश्न कि बच्चों में विज्ञान की समझ का विकास करने हेतु सर्वोत्तम उपाय क्या है? उन्हें प्रायोगिक कार्य कराए जाएं, या उन्हें प्रायोगिक कार्यों से दूर रखा जाए, या उन्हें सामाजिक गतिविधियों से दूर रखा जाए, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल जो सही होगी बात, वो विज्ञान की समझ को अगर आपको विकसित करना है, जबरदस्त करना है, तो उन्हें प्रायोगिक कार्य आपको करवाने पड़ेंगे, प्रयोग करवाने पड़ेंगे। ऑप्शन 1 सही होगा। 29वां आपका प्रश्न कि वंदना की रुचि कक्षा 8 के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में है। सूक्ष्म जीवों पर आधारित प्रक्रमण को पढ़ाने के लिए उसे निम्न में से कौन से पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए? 1 दत्त कार्य प्रश्न पद्धति, 2 परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, 3 गृह कार्य कम विज्ञान प्रश्नोत्तर पद्धति, और 4 गृह कार्य कम प्रश्न पद्धति। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा साथियों परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति। प्रयोगशाला में अगर अपन इन चीज़ों को करेंगे, ठीक है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा सूक्ष्म जीवों के टॉपिक के लिए, ठीक है। तो परियोजना कम
भाई लिखने के लिए अपन कम दें और प्रयोगशाला में बच्चों को ज़्यादा लेकर के जाएं तो वो ज़्यादा समझेंगे चीज़ों को। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। 30वां आपका प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस टेस्ट का कि विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। 1 जिसे कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें। 2 जिसे वह सोचता है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 3 जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। 4 है पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना है। तो देखिए साथियों, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं को अगर बढ़ाना है, अपने को विकास करना है, तो किस प्रकार का कार्य लेना चाहिए? अपने को साथियों कार्य लेना चाहिए ऑप्शन नंबर 3 वाला। बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3। किस प्रकार से होगा देखिए, यहाँ पे क्या लिखा कि जो विद्यार्थियों की दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो। तो अगर दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या होगी तो निश्चित रूप से बच्चे उसमें ज़्यादा भाग लगेंगे, उनका मन मस्तिष्क जो है उसमें ज़्यादा ध्यान देगा अगर उनसे जीवन से जुड़ी समस्या होगी। और निश्चित रूप से जो है शोध कार्य बच्चे जो बहुत अच्छे प्रकार से फिर करने की भी कोशिश करेंगे, तो थोड़ा जुड़ाव ज़्यादा हो जाएगा दैनिक जीवन की अगर समस्या हुई तो। और अगर वो पाठ्यक्रम का भाग भी है तो सोने पर सुहागा वाली बात होगी। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। इस प्रकार से साथियों आपके 30 प्रश्न संपन्न होते हैं। 30 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करके बिल्कुल सच सच बताइएगा। और साथियों आपको पेपर कैसा लगा यह भी बताइएगा। दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करें, सब लोगों को जोड़ें चैनल के ऊपर। टेलीग्राम ग्रुप्स में, जितने भी ग्रुप्स में आप जुड़े हो सब में सेंड कर दीजिए, जोड़िए चैनल के ऊपर। साइंस के लिए इससे बेहतरीन मैटर आपको मेरे हिसाब से तो यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। अगर आपको पसंद आया है, आपको टेस्ट पसंद आया है, निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को बेल आइकॉन के निशान दबाने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पे ज़रूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन डेली मिल जाए। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन अगले टेस्ट के साथ कल एक बार फिर से इसी चैनल पर, इसी जगह, इसी समय। ठीक है साथियों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।